भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज हमारा टॉपिक है मुगल वंश के संस्थापक बाबर के विषय में। बाबर का राज्यकाल पीरियड था 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। बाबर से संबंधित जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है, आइए उसके बारे में यहाँ देखते हैं। ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना अधिक है। पहला है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक किस शाखा से संबंधित थे? तो ये मुगल शासक संबंधित थे चंगताई तुर्क शाखा से। अगला पॉइंट, चंगताई तुर्क शासन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इस चंगताई तुर्क शासन को भारत में मुगल नाम से जाना जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थी बाबर ने। अगला पॉइंट है, महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश किससे जोड़ा था? तो पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खान का वंशज था बाबर। अगला है, बाबर किसका पुत्र था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जबकि बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर की नानी जो यूनुस खान मुगल की पत्नी थी, जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया, उनका नाम एहसान दौलत बेगम था। क्या नाम था? एहसान दौलत बेगम, अर्थात बाबर की नानी का नाम एहसान दौलत बेगम था। अगला है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1483 को फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर की बहन का नाम खानजादा बेगम था। बाबर की पत्नी का नाम माहम बेगम था। बाबर के कुल 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के बहनोई का नाम मेहदी ख्वाजा था और बाबर फरगना का निवासी था। जिस समय बाबर फरगना के सिंहासन बैठा, उस समय उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी। कितनी थी? लगभग 11 वर्ष थी। अगला पॉइंट है, किसने बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था? बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था शैबानी खान ने। कभी हुआ था? 1502 में। अगला पॉइंट है, बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने 1507 में पातशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? तो ये धारण की थी बाबर ने काबुल में। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर पर हुआ था। बाबर ने पहली बार तोपे और बंदूकों का प्रयोग बाजौर की लड़ाई 1519 में ही किया था। किस मुगल सम्राट ने भारत के साथ युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतः किया था? तो वो बाबर ही था जिसने तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतः किया था भारत में। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कितने मुस्लिम व हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अपनी आत्मकथा में बाबर ने किन 2 हिंदू राज्यों को विवरण दिया है? तो विजयनगर का और मेवाड़ राज्य का विवरण दिया है बाबर ने। अगला पॉइंट है, बाबर ने किसको सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा बताया है? तो विजयनगर राजा कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली राजा बताया है बाबर ने। अगला पॉइंट है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये थे कृष्णदेवराय। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दौलत खान लोदी ने दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान था, जो कि इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन पर अपनी दावेदारी जताता था। अगला पॉइंट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। अगला है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। बाबर ने सन 1526 में किस पर विजय प्राप्त करके भारत में मुगल सत्ता स्थापित की थी? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, बाबर के भारत आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तो बाबर ने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी भारत में। अगला, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति का अपनाया था? ऑटोमन युद्ध पद्धति को भारत में अपनाया बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था तोपखाना एवं कुशल सेनापतित्व। अगला पॉइंट है,
पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का संचालन उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने किया था। अगला पॉइंट, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। भारत में तुगलमा युद्ध पद्धति और तोपों की सजाने की उस्मानी विधि का पहली बार प्रयोग बाबर ने ही किया था। अगला पॉइंट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया? बाबर ने यहाँ तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। अगला, पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा उसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग दिल्ली एवं आगरा तक फैला था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 में। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी? तो बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की खानवा के युद्ध के पश्चात। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो मेवाड़ के राजा उस समय थे राणा सांगा और खानवा के युद्ध में राजपूत पराजित हुए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ऐसा युद्ध था खानवा का युद्ध। अगला पॉइंट है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। अगला, बाबर ने मेदिनी राय को किस युद्ध में पराजित किया? बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में ही पराजित किया था। अगला है, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों को से भाग लिया था? तो चंदेरी के युद्ध 1528 में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? तो बाबर ने हुमायूं को शेर खां के प्रति सचेत किया था। अगला है, बाबर ने घाघरा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। मुगल कालीन भारत का पहला युद्ध कौन था जो थल और जल दोनों जगहों पर लड़ा गया? तो ये था घाघरा का युद्ध। अगला है, बाबर की विजय का सही क्रम है, पहले पानीपत का युद्ध, खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। अगला है, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगला है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? तो ये दफनाया गया था काबुल में। अगला, किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? तो ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। अगला, बाबर के साम्राज्य में कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? तो बाबर के साम्राज्य में काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। अगला है, किस मुगल बादशाह ने मीर ए खलीफा नामक पद का सृजन किया था? तो मीर ए खलीफा नामक पद का सृजन बाबर ने ही किया था। भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के क्या कारण थे? तो निम्न कारण थे। उसके द्वारा काबुल में किए गए सुधार अलोकप्रिय थे एवं वहां उसे इसी कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अपने शासनकाल में वह भारत में विजयी मुद्दों में व्यस्त रहा। वह चाहता था कि अफगान क्षेत्रीय सैन्य सरदारों के रूप में चलते रहें। तीनों सही है। अगला है, बाबरकालीन स्थापत्य के विषय में सत्य कथन है। भारतीय कारीगरों के प्रति प्रशंसक भाव होने के बावजूद बाबर चाहता था कि भारत में उसके भवनों का निर्माण खुरासनी अर्थात तैमूरी शैली में हो। बाबर की सेवार्थ मध्य एशिया में 2 कारीगर भारत आए, जिनमें से एक मीरक गियास और दूसरा उस्ताद शाह मोहम्मद था। अगला है, मैंने मान सिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असीमित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मानसिंह के भवन सबसे उदात्त और श्रेष्ठ है। ग्वालियर के राजभवन को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किया था? तो ये विचार व्यक्त किया था बाबर ने। अगला पॉइंट देखते हैं, चौखाने वाले उद्यान की परंपरा भारत में किसने प्रचलित की? तो ये बाबर ने ही प्रचलित की थी चौखाने वाले उद्यान की परंपरा। अगला, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा शैली में लिखी है? तो तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी है तुर्की भाषा में। अगला है, बाबर नामक संबंध में सही कथन है।
बाबर के स्मरण अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत हैं, सही है। बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया है, सही है। ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी विचारों, मनोभावों और विवेक से इस प्रकार मिल गई हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, सही है। अगला है, तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया था किसके द्वारा? पायंदा खां, अब्दुल रहीम खान खाना और अबू तालिब तुर्बती द्वारा, इन तीनों द्वारा जो किया गया था तुजू के बाबरी का फारसी अनुवाद। अगला है, तुजू के बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद लीडन, एस्किन और बेवरिज ने किया था, अंग्रेजी में अनुवाद। अगला, बाबर की आत्मकथा तुझे के बाबरी की मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद श्रीमती बेवरिज द्वारा किया गया था। अगला है, बाबर के जीवन के विषय में सही कथन है। बाबर के जीवन वृत्त के विषय में सही कथन है, क्या सही है? बाबर के जीवन वृत्त में समकालीन कार्यों पर प्रकाश डाला गया है, सही है। इसमें प्रकृति के प्रति बाबर की रुचि को प्रदर्शित किया गया है, सही है। उसने अपने एवं समकालीन लोगों, उनकी अच्छी और बुरी बातों पर प्रकाश डाला है, सही है। अगला है, श्रीमती एन बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था? तो ये था मेमोरीज ऑफ बाबर, मेमोरीज ऑफ बाबर। अगला, खत बाबरी नामक एक लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो बाबर ने किया था। अगला है, रिसाले उसज की रचना बाबर द्वारा की गई। अगला है, बाबर ने फारसी में कविता की एक नई शैली का जन्म दिया जिसको क्या कहा जाता है? मुंबईयान कहा जाता है। अगला, बाबर द्वारा प्रचलित शाहरुखी सिक्के चांदी के बने हुए थे। बाबर द्वारा प्रचलित शाहरुखी सिक्के किसके बने थे? चांदी के बने थे। अगला पॉइंट है, किस इतिहासकार ने बाबर को इस्लाम के इतिहास का सबसे आकर्षक व्यक्ति कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस इतिहासकार ने बाबर को इस्लाम के इतिहास का सबसे आकर्षक व्यक्ति कहा है? तो ये कहा है हेवेल ने। किसने? हेवेल। किस इतिहासकार ने बाबर की तुलना इंग्लैंड के ट्यूटर वंश से की है? तो यह है डॉक्टर R.S. शर्मा ने। अगला है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि बाबर एक प्रशंसनीय घुड़सवार, अच्छा निशानेबाज, कुशल तलवारबाज और सफल शिकारी था? तो ये कहा है डॉक्टर R.S. शर्मा ने। किसने? डॉक्टर R.S. शर्मा ने ऐसा कहा है। अगला है, किस कारण बाबर को इतिहास के प्रसिद्ध विजेताओं के बीच उच्च स्थान पर रखा जाता है? उसने मुगल वंश की स्थापना की। अगला है, वह मुगल सम्राट कौन था जिसके जीवन के धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो ये था मोहम्मद बाबर। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा तथा उन्हें ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया है? ताड़ी निकालने की विधि का वर्णन किया किसने? बाबर ने। अगला, बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक बाबर ही था। अगला है, बाबर के वकील निजामुद्दीन ने बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को उत्तराधिकार से वंचित करने हेतु एक षड्यंत्र रचा था। वह किसको राजगद्दी पर बैठाना चाहता था? तो ये बैठाना चाहता था मेहदी ख्वाजा को। अगला, बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्रशैली तत्कालीन प्रेरणा देने वाली थी? तो ये थी बेहजाद की। अगला, मुगलकालीन भाषाओं के विरुद्ध विषय में सत्य कथन है। बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा, सही है। फारसी मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये भी सही है। अगला, किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा जाता है? तो ये थे बाबर। अगला है, एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता किस सम्राट को कहा जाता है? तो ये बाबर के विषय में कहा जाता है। यहाँ बाबर की विजय दी हुई, आइए देखते हैं। पानीपत का युद्ध, इसकी डेट थी 21 अप्रैल 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। दूसरा युद्ध खानवा की युद्ध, इसकी डेट थी 16 मार्च 1527, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। तीसरा युद्ध बाबर का चंदेरी की युद्ध, 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच। चौथा घाघरा की युद्ध, 5 मई 1529 को बाबर और अफगानों यानी नुसरत शाह के बीच। ये था बाबर।